क्या कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे ही आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट देते ही उस टेस्ट को घर आकर के इग्नोर मत करना, उसको बैग में मत रख देना, जी हो गया 600 आ गए, 550 आ गए, 500 आ गए, नहीं। और एक लास्ट प्रॉब्लम है जिसको आप बोलते हो तुक्का, गेसिंग, कि सर ये मुझे लग रहा था ऐसा होगा तो मैंने टिक कर दिया और बाद में पता लगा वो गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो कभी भी ना हमें मतलब डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए कि नहीं क्लास का टॉपर तो पहले फिजिक्स करता है, मैं भी पहले फिजिक्स करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित शर्मा, जोलजी फैकल्टी एट देहरादून विद्यापीठ, राजपुर रोड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के ना डाउट्स आ रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि हम जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चे हमें अप्रोच करते हैं कि सर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे जो मार्क्स है ना थ्रू आउट कंटिन्यूसली 450 to 550 इस रेंज में लाई कर रहे हैं, और मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है। अब जो 450 to 550 की रेंज में स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे, दे आर स्टडिंग वेरी वेल, तभी वो 450 to 550 ला पा रहे हैं। बट वो कंटिन्यूसली यही पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, क्या कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूं, कैसे करूं मैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अब देखो जनवरी मंथ आ गया है और मई के अंदर तो हमारा एग्जाम ही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो मेरी प्रिपरेशन के दौरान उसने मुझे हेल्प किया था, और फ्रॉम 5 to 6 years आई हैव बीन अप्लाइंग दिस स्ट्रेटेजीज टू स्टूडेंट्स एंड दिस स्ट्रेटेजीज हैव बीन हेल्पिंग देम टू अचीव देयर गोल्स। देखो, क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता है नीट के बाद जो बच्चा है वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनता है, तो आप वहीं से शुरू करो। जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो वो कोई बीमारी बताता है, अपने सिम्टम्स बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर सीधा दवाई नहीं दिखता। डॉक्टर क्या करता है, पहले उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करना जानता है। वो उस पर देखता है कि कैसे मैं इसका पता लगा सकूं, रूट कॉज क्या है इस प्रॉब्लम का। वो कोई टेस्ट लिखेगा, कुछ एक्सरेज लिखेगा, कुछ एमआरआई लिखेगा, कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ भी हो सकता है वो। तो सेम तरीके से अगर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे मार्क्स स्टक है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज डायग्नोसिस। अब सर मुझे पता ही नहीं लग रहा मेरी कमी क्या है, कि मैं डायग्नोज कैसे करूं। तो बेटा डायग्नोज करने का ना एक तरीका, एक पैटर्न है। वो तरीका क्या है, देखो अभी तक ना आप अपनी प्रिपरेशन में, आप जर्नी में, आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपने काफी टेस्ट दिए होंगे, आपने बेसिक अपने जो वीकली फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं वो दिए होंगे, और आपके आईटीएस वगैरह होते हैं जो दिए होंगे, तो आप उनमें इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो आपको जो अपनी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी है वो उन टेस्ट से ही स्टार्ट करनी है। आप एक टेस्ट दे के आओ मेरे कहने से, और आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाना। जैसे ही आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट देते ही उस टेस्ट को घर आकर के इग्नोर मत करना, उसको बैग में मत रख देना, जी हो गया 600 आ गए, 550 आ गए, 500 आ गए, नहीं। आपको सबसे पहले उस टेस्ट के अंदर आते ही उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए उनको फिर से अटेम्प्ट करना है। अब देखो, आपसे जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं हुए, क्या ऐसा है वो घर पे आके हो सकते हैं? देयर माइट बी पॉसिबिलिटी क्यों घर पे आने के बाद आपसे सोल्व हो जाए। क्यों सोल्व हो जाए? पहली चीज, टेस्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एडिशनल प्रेशर। वो प्रेशर आपको बर्डन डालता है, जिसके बाद आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी सी हिंडर होने लगती है। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले तो घर आते ही वो पेपर दोबारा सोल्व करने की कोशिश करनी। अब उसमें जब आप सोल्व कर रहे होगे ना, तो आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस आपके जो आपने गलत कर दिए कंसेप्ट एरर्स। यानी कंसेप्ट एरर का मतलब है आपने जो फंडामेंटल मिस्टेक्स किए हैं, यानी आपको शायद वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मैं काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन कर रहा हूं और मेरा कोई भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से रिलेटेड आया तो मैं अप्रोच ही नहीं कर पाया, मेरे से स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैंने देखते ही छोड़ दिया, तो मेरा कंसेप्चुअल एरर है, फंडामेंटल एरर है। तो मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें मेरा कंसेप्ट एरर चल रहा है। दूसरी तरीके की मिस्टेक जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है, वो है मेमोरी लैप्स। ऐसा हो सकता है कुछ डाटाज होते हैं बायोलॉजी में तो खासकर, तो पेपर में शायद मुझे वो याद ना आए, तो मुझे उनको आइडेंटिफाई करना, उन क्वेश्चंस को जिनमें मेरी मेमोरी लैप्स की प्रॉब्लम हुई है। फिर आती है ऐसे क्वेश्चंस स्पेशली इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री जिनमें शायद मैंने गलत कर दिया है आंसर की, में मेरा क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि मैंने कंसेप्ट सही लगाया है, तो देयर मस्ट बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक इन देम। तो मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन से मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। एक क्वेश्चन होते हैं मिसरीडिंग से रिलेटेड गलत। मिसरीडिंग का मतलब है भाई क्वेश्चन ने तो दिया था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपने पढ़ लिया इनकरेक्ट, या क्वेश्चन ने दिया था इनकरेक्ट, आपने पढ़ लिया करेक्ट, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं टाइम प्रेशर में। टाइम प्रेशर का मतलब है कि आपको लगा कि 20 मिनट बची हैं और मेरे तो जी फिजिक्स के 15 क्वेश्चन बचे हैं, 18 क्वेश्चन बचे हैं, आपने फटाफट करने की कोशिश की और वो आपका गलत हो गया। और एक लास्ट प्रॉब्लम है जिसको आप बोलते हो तुक्का, गेसिंग, कि सर ये मुझे लग रहा था ऐसा होगा तो मैंने टिक कर दिया और बाद में पता लगा वो गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गया।
तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि इनमें से कोई ना कोई कॉमन मिस्टेक आप एग्जाम में करते होंगे। अब हमें करना क्या ना, ये हमें ना बहुत बर्डन सा लगेगा ऐसा करना, बट मैं सच बता रहा हूं कि स्मॉल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और अब 3 महीने हमारे पास, हम इसको इंप्रूव करें, इस बातों को सीरियसली ले तो हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे सीरियसली ले सर हम इसको? हमें सबसे पहले जब भी हम टेस्ट दे के आए बेटा, वी हैव टू मेंटेन अ एरर नोटबुक। आप अपने टेस्ट पेपर्स की एक एरर नोटबुक बनाएं और उसमें नंबर लिखिए कि कंसेप्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, और जितने क्वेश्चन कंसेप्ट से रिलेटेड गलत हुए थे उनके सामने उस कंसेप्ट का नाम लिखिए, और वो आपकी टू डू लिस्ट में आ जाना चाहिए कि ये कंसेप्ट मुझे दोबारा पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। भले ही आपको लग रहा हो कि मुझे आता है, नहीं, यू हैव टू स्टडी इट अगेन फ्रॉम जीरो, यू हैव टू स्टडी इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच, देन यू विल बी एबल टू इंप्रूव। आपके मेमोरी लैप्स के कौन से पॉइंट्स हैं जो आप मेमोरी के कारण भूल रहे हो, तो उनके आप स्टिकी नोट्स बनाएं, आप अपनी दीवारों पे उनको चिपका दे, सुबह उठे उनको बार बार देखें, आप बार बार उनको मेमोराइज करोगे। कोई ऐसी चीज नहीं है ह्यूमन जो मेमोराइज नहीं कर सकता, यू कैन डू इट। तो आप उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स रखें। तीसरा, सर कैलकुलेशन मिस्टेक है। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक एक सिली मिस्टेक नहीं है, ये एक ब्लंडर ऑफ मिस्टेक है। क्यों है ये बात? भाई आपने क्वेश्चन अप्रोच सही लगाई, आपने उसको सोल्व करना सही शुरू किया, आप सही टाइम पे से जा रहे थे, बस लास्ट में आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत कर दी, और जो कि आप वैसे बिल्कुल ठीक कर सकते हो उस बात को। तो इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक आपको मिनिमाइज करने के लिए जब भी आप घर पे क्वेश्चन करो, आप कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करो, आप खुद से सारे क्वेश्चन सोल्व करो, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन खुद ही करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस रीडिंग की हैबिट छोड़नी होगी। अब मिस रीडिंग कब होता है? मिस रीडिंग तब होता है जब हमारे पास कंपोजर नहीं होता। सबसे पहले हमें खुद को काम और कंपोज्ड बनाना है। अब हम काम और कंपोज्ड खुद को कैसे बनाएंगे? कॉन्फिडेंस से। वी हैव टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट होगा? भाई अगर मुझे यही पता होगा कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या है, मैं फ्रीक्वेंटली क्या क्या गलतियां करता हूं, और मैं उन पर रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा हूं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे दिखेगा कि जो चीज मैं फिगरिंग आउट में कर रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं, तो वो मुझे एग्जाम में हेल्प कर रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर के लिए क्या करना है भाई? इस साल आपने, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सीनियर से बात की होगी, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम पता क्या रही है? ये प्रॉब्लम नहीं थी कि पेपर आता नहीं था, प्रॉब्लम ये रही कि सर फिजिक्स के 15 क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो तो मैं देख ही नहीं पाया, या फिर बायो के 10 क्वेश्चन जो मुझे आते थे मैं कर ही नहीं पाया, और टाइम प्रेशर में बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ गलत कर दिए। तो इसके लिए हमें एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम के अंदर मैं टाइम मैनेजमेंट पे कैसे ध्यान रखूंगा? देखो, हमें बताया कि 3 सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, 700 680, तो आप पहले फिजिक्स करते हो, मोस्ट स्टूडेंट्स वो चूज करते हैं। बट यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स तक है 450 550 500 एंड वी वांट टू क्रॉस 600। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी फिजिक्स लैग कर रही है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। तो कभी भी ना हमें मतलब डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए कि नहीं क्लास का टॉपर तो पहले फिजिक्स करता है, मैं भी पहले फिजिक्स करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट, जिसमें स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, दैट इज बायोलॉजी। और जब आप बायोलॉजी को कर रहे होगे पेपर के दौरान, तो उसको मजे लेते हुए मत करो कि मजा आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, 1.5 घंटे में बायो कर दी और 340 मार्क्स आ गए। अगर आप 1.5 घंटे में बायो करके 340 मार्क्स ला रहे हो, तो आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, पेपर में आप कर नहीं पाओगे और आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको जो बायोलॉजी है, स्पेसिफिकली जोलॉजी बॉटनी की अगर मैं बात करूं, हार्डली 20 मिनट्स में, 40 मिनट्स में आपको उसको रैप अप करना होगा। ये आप कैसे कर पाओगे? आप पेपर में जो क्वेश्चन आपको लग रहा है बायो का मेरे से नहीं हो रहा, उसको 10 बार रीड करने की जरूरत नहीं है। बायो में या तो आता है या नहीं आता, या 50-50 चांस है, उसको मार्क करके छोड़ के आगे बढ़ो। अभी तो आप 1 गो में 35 to 40 मिनट्स में बायो खत्म करो, 1 गो में 1 घंटे में आप केमिस्ट्री खत्म करो, 1 घंटा 20 मिनट आपकी फिजिक्स के लिए बचा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आपके मार्क्स 450 500 है, तो इसका मतलब फिजिक्स में आप अंडर कॉन्फिडेंट है। तो एटलीस्ट यू नीड 1 hour 15 to 20 मिनट्स फॉर फिजिक्स। तो ये आप अगर कर ले तो अच्छा। और जब आप टेस्ट पेपर्स यहां पर देते हो, अपनी कोचिंग्स में देते हो, बेटा ट्राई टू फिनिश इट 5 मिनट्स बिफोर। क्योंकि अगर आप यहां टाइम टू टाइम सबमिट कर रहे हो, नीट वाले दिन का एडिशनल प्रेशर ऐड कर लो, आप उसमें 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ही लोगे उस दिन। ओएमआर भरने में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, वो बार बार आपसे साइन करवाने आएंगे, तो वो टाइम भी एड अप होता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी कोचिंग में टेस्ट देते हुए मुझे ये डिसाइड करना है कि जब और बच्चे ओएमआर सबमिट करेंगे, मैं उससे 5 मिनट पहले अपनी ओएमआर सबमिट करूंगा। अब इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मुझे बायो बड़े फटाफट करनी है, केमिस्ट्री फटाफट करनी है, फिजिक्स फटाफट करनी है। अब ये कैसे करोगे? कभी भी क्वेश्चंस में उलझना मत, 30 सेकंड स्ट्रेटेजी लगा लो। अगर 30 सेकंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन को अभी सर्कल करो और लीव करो। जो क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 50-50 है, उसको डबल सर्कल करो और उसे लीव करो।
क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बाद में आके अटेम्प्ट आप उसे कर सकते हो। अगर अगर 50-50 है, देयर आर चांसेस वो आपका ठीक हो जाए लास्ट में, देयर आर आल्सो चांसेस कि वो नेगेटिव हो जाए। पर अगर चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं आता, तुक्का मत मारो बेटा। तुक्का मारना आपको नेगेटिव साइड लेके जाता है। तुक्का तभी काम आएगा जब कम से कम 2 ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन ही बचे, तब मैं बोल सकता हूं 50% चांसेस ऑफ करेक्शन एंड 50% चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजीज हमें अडॉप्ट करनी है, हमें गैसिंग ऐसे नेव गैसिंग पेपर के अंदर नहीं करनी है। फिर बात आ जाती है कि सर मैं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है ना, हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि हम सारा दिन ही इसी के बारे में सोचते रहते हैं। आपको क्या करना है, देखो पहली बात तो आपकी स्लीप के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको एटलीस्ट मिनिमम 7 घंटे सोना चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। 6.5 से 7 घंटे आप सो लो। हाँ, 9 घंटे भी नहीं सोना है, 6.5 से 7 घंटे की आप स्लीप लो। उसके बाद जितना भी आपका टाइम बच रहा है, उस टाइम में एक प्रॉपर रूटीन आप सेटअप करो। वो जो रूटीन होगा, मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉपी बन गई है, एरर नोटबुक बन गई है, तो जब भी मैं अपनी स्टडी कर रहा हूं तो वो एरर नोटबुक मेरे साइड में रखी हो। जो भी चीज मैं भूल रहा हूं फिजिक्स में, उसकी एक फॉर्मूला शीट मेरे पास होनी चाहिए। मैंने फॉर्मूला शीट बना रखी है जिसके मैं फॉर्मूलाज पेपर में बोलता हूं, मैं बार बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इतने सारे मॉक टेस्ट देने वाला हूं, मैं इतने सारे फुल सिलेबस टेस्ट देने वाला हूं। तो अगर मैं हर टेस्ट से कुछ सीखूंगा और सीखने के साथ उस पर अमल करूंगा, तो फाइनल डे तक मेरी मिस्टेक्स जो है एक एक करके हटती चली जाएगी, और मैं गारंटी लेता हूं आपको अपना स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर फिर वही बात, ओवरबर्डन नहीं चाहिए मेरे को। एक हफ्ते में, एक दिन में 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स कर रहे हो, आप पढ़ाई की बात ना कर रहे हो ना सोच रहे हो। वो 2 घंटे का रिलैक्स आप खुद को दो, ताकि आप मेंटली साउंड रहो, मेंटली स्टेबल रहो, आप थोड़ा खुश भी रहो। कई बार क्या होता है ना, हमें थोड़ा बहुत अपना फेलियर भी इंजॉय करना चाहिए। कि जैसे मेरे मार्क्स आ गए 480, तो मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल ड्रेन्ड हो गया कि मेरे से नहीं होगा अब नीट। नहीं, कई बार क्या होता है, एज अ टीचर जैसे मैं भी तैयारी करता था कि यार ये 10 क्वेश्चन तो मेरे से हुए नहीं, तो हमें हंस के उन क्वेश्चंस की तरफ देखना चाहिए और फिर उन क्वेश्चंस को सीखो कैसे वो होंगे। अगर खुद से सोल्व नहीं हो रहे तो टीचर की गाइडेंस लो। एक लास्ट चीज मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि चलो सर ये सारी बातें तो ठीक है, अब अल्टीमेट आंसर क्या इन सब बातों का? अल्टीमेट आंसर ये है, गिव मॉक्स। जितने मॉक टेस्ट आप दोगे, अभी सिलेबस खत्म होने दो, सिलेबस खत्म होने तक 1 महीने तक एक एक टेस्ट डेली का, और नीट से पहले जो कि अप्रैल का महीना होगा, डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने। हर मॉक टेस्ट को एक तरीके का रियल नीट मान के आपको जाना है, जैसे आपका नीट का पेपर हो रहा है। हर मॉक टेस्ट के बाद की मिस्टेक्स को आपको पेन डाउन करना है, लिखना है, और उन मिस्टेक्स पे आपको काम करना है। कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी है, आप क्या क्या करते हो एग्जाम में। उन मिस्टेक को इम्प्रोवाइज करो, उन पे मेहनत करो, और आपको अपना एक प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर प्लान जो आपका है, उस पर आप लगातार काम करते जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होना दिखाई देंगे आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नीट।